नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। खबर बालोद से, जहां पर सांगली चंदन बिरही गांव में डायरिया फैला हुआ है। सांगली में 50, चंदन बिरही में 15 ग्रामीण डायरिया से पीड़ित हैं। दोनों गांव में स्वास्थ्य अमला पहुंच चुका है और गांव में कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जब गर्मी के मौसम जाने के बाद बारिश का मौसम आता है और बारिश के साथ बहुत सी बीमारियां भी आती हैं, उसी में से डायरिया भी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष साहू जुड़े हैं। संतोष, हम देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य अमला पहुंचा हुआ है और कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी, जैसा कि बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक का ये 2 गांव हैं जो नदी के तट पर बसा हुआ गांव है। और इस साल जो अभी 2 दिन पहले जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में जैसा कि पूरे आसपास के कई गांव बाढ़ से डूबे हुए थे और जैसे जैसे बाढ़ की पानी खाली हो रही है और उसके साथ जो डायरिया सहित और कई प्रकार के जो संक्रमण की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही मामला सांगली और चंदन बिरही गांव में देखने को मिला है, जहां पे अभी तक 65 से भी अधिक मरीज सामने आ चुके हैं और आंकड़ा और बढ़ने की बात से कही जा रही है। और इस पूरे चीजों को देखते हुए, पूरे मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बालोद जिले में कई ऐसे गांव हैं जो हर साल ऐसे डायरिया के संक्रमण से ग्रसित होता है, डायरिया की चपेट में आता है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर दिया, मुस्तैदी से अपने डॉक्टरों को भी तैनाती कर दी है। चलिए, तो संतोष, गांव में कैंप लगाकर फिलहाल पीड़ितों का इलाज चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। खबर धमतरी से, जहां पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। रवि उर्फ सन्नू नाम का नक्सली मारा गया। मौके से बड़े पैमाने पर गोलियां, बंदूक मिले हैं। दवाइयां और नक्सल साहित्य भी बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी पुलिस की यहां पर, क्योंकि नक्सलियों का एक नेटवर्क यहां पर ध्वस्त किया गया है। रवि उर्फ सन्नू नाम का नक्सली ढेर हुआ है और ये इस नेटवर्क को खड़ा करने में अहम भूमिका निभा रहा था। ये LGS मैनपुर सदस्य था और इसको फिलहाल ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस ने हासिल की है। नक्सल मुठभेड़ के बाद बड़े पैमाने पर गोलियां बरामद हुई हैं। SLR 315 बोर की गोलियां, मैगजीन बरामद हुई हैं। एक भरमार बंदूक, दवाइयां और नक्सल साहित्य भी बरामद हुई है। और अब बात बीजापुर की। बीजापुर में नक्सलियों ने एक ASI को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने ASI की हत्या कर उनका शव कुटरू बीजापुर मार्ग पर फेंक दिया। ASI नागैया कोरसा रविवार दोपहर छुट्टी पर अपने घर से निकले थे। मंगापेटा के पास लावारिस हालत में उनकी बाइक मिली थी। ASI का शव कुटरू थाना लाया गया, जहां नागैया को अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर ASP मिर्जा जियारत बेग मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने शहीद के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। नागैया कोरसा 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर जा रहे थे, जहां से वो अपनी बेटी से मिलने जबलपुर जाने वाले थे। नागैया का शव दंतेवाड़ा में कैलाश नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया है, जहां उन्हें लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। एक्चुअल में जो ASI हैं कोरसा नगैया, ये करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास कुटरू केतुलनार के बीच से अंदर ले गए थे और उसके बाद आज सुबह 5 बजे उनकी बॉडी केतुलनार के पास पुल पर मिली है। अपहरण का सूचना तो मेरे को कल शाम को 5 बजे पता चला। उसके बाद फिर जब इनका डेथ हो गया तो मेरे को वो सुबह पता चला 6:30 बजे। और रात में ही मैं ट्विटर वगैरह में डाल दिया था कि मुख्यमंत्री जी को अपील किया था, भूपेश बघेल जी को, कि मेरे पापा को बचाने का पूरा प्रयास किया जाए, लेकिन सुबह दुखद घटना मिला। माओवादियों ने ASI नागैया कोरसा का अपहरण इसी जगह से किया था। कुटरू और बीजापुर के बीच मंगापेटा गांव पड़ता है। इस गांव से माओवादियों ने ASI का अपहरण किया और फिर अपने साथ इस सड़क को आप देखिएगा, इस सड़क से करीब, मुख्य सड़क से करीब 8 किलोमीटर दूर अड़ावली और पुनर्वाया के जंगलों में अपने साथ ले गए और फिर देर रात उनकी निर्मम हत्या कर कुटरू से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे मुख्य मार्ग पर ही उनके शव को फेंक दिया। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोग खौफजदा हैं। कुटरू में मातम सा माहौल पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद माओवादी एक तरीके से अपनी जो मंशा है दहशत फैलाने के साथ ही अपने खौफ को बरकरार रखने की, उस पर कामयाब हो गए हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर।
तो फिलहाल अब दंतेवाड़ा लाया गया है शहीद नागैया का पार्थिव शरीर। कैलाश नगर स्थित आवास पर ये उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। शंकनी नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट है ये, आपको बता दें दंतेवाड़ा लाया गया है शहीद नागैया का पार्थिव शरीर और कैलाश नगर स्थित आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। शंकनी नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और फिलहाल लोग उमड़े हुए हैं दर्शनों के लिए और नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। शंकनी नदी के तट पर स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री इमरती देवी की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद कलेक्ट्रेट की बैठक से वो लौट चुकी हैं। बताया जा रहा है कि हाथ पैर में दर्द और गले में खराश की शिकायत है उन्हें और वो कलेक्ट्रेट की बैठक में शामिल हुई थी। जब उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद वो बैठक से लौट आई हैं। हाथ पैर में दर्द है, गले में खराश की शिकायत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी की तबीयत बिगड़ी है और तबीयत बिगड़ने से वो कलेक्ट्रेट की बैठक से लौट चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से इस वक्त की, जहां पर मंत्री इमरती देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें हाथ पैर में दर्द और गले में खराश की शिकायत है। छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता के मुताबिक बस, मिनी बस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने के और आरटीओ को निर्देश दिए हैं। आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में आज से बसों का संचालन हो रहा है। राज्य में लगभग 13,500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। कई परीक्षार्थी खुद की व्यवस्था से परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन अन्य परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को भी यात्रा की अनुमति होगी। कोरोना के चलते प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं, ऐसे में छात्रों को ये बड़ी राहत होगी। जेईई और नीट की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने को लेकर 6 राज्यों के जो मंत्री हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी यह याचिका दायर की है और चूंकि कल एग्जाम है, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि ये जो परीक्षाएं हैं इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए। अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से याचिका आपने दायर की थी और कल तो एग्जाम है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तारीखें आगे बढ़ेंगी? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से आईआईटी और जेईई के लिए 11 लाख और नीट के लिए 16 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीयन कराया है, उनके सामने नई एक तो समस्या है कि इस संक्रमण काल में कैसे उसमें अपेयर होंगे। बहुत सारे बच्चे तो संक्रमित होंगे और हॉस्पिटलाइज हैं और उसमें से जो आएंगे उसमें से भी कई संक्रमित रहेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है और ऐसे में परीक्षा का आयोजन करना मतलब संक्रमण को न्योता देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जान है तो जहान है, और आज अपनी ही बातों को भूल करके और इस तरह की परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। जब स्थिति अभी इतना क्या जल्दी था कि अभी जब बीमारी फैला हुआ है उस समय परीक्षा का आयोजन कराए। जब स्थिति सामान्य हो जाए उस समय करा लें। क्या कौन सा छूटा जा रहा है कि हमारे हाथ से समय निकला जा रहा है? राज्य सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर ली है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि फिर भी आप लोग पूरी तरह से श्योर नहीं है कि पूरी व्यवस्था जो है वो इस तरह से मतलब एक तरह से कहें कि सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि संक्रमण का खतरा है। संक्रमण इतना फैला हुआ है, उसमें से किसको ये बीमारी है और कौन परोस के चला जाएगा। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उसमें से भी सभी स्वस्थ हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे बच्चे तो हॉस्पिटलाइज हैं, दिक्कतें भी और दिक्कतें भी है। इसके बाद भी इस तरह का आयोजन करना वही हठधर्मिता है। उसको हठधर्मिता छोड़े प्रधानमंत्री जी और
जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक इस परीक्षा को होल्ड करें। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत, और उनका कहना है कि जब तक वो आखिर तक के आसान्वित है कि जरूर डिसीजन आएगा और परीक्षा की तिथियां जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर दी है। देश भर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लगातार प्रोटेस्ट किया था इसको लेकर, और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में भी अभियान चलाया था स्टूडेंट के फेवर में। देखना ये है कि क्या इस पूरे मसले को लेकर एक डिसीजन आता है कि फैसला जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही तरीके से चीजें देखी जा रही है। एक तरफ से याचिका भी लगाई गई है कि तारीखें आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अमरजीत भगत खुद भी इस बात को लेकर मानते हैं कि अगर एग्जाम अगर होता है तो संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जेईई और नीट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। खाद्य मंत्री के आरोपों और परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ाने के बयान को लेकर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। सुनील सोनी ने कहा कि अमरजीत भगत ने इतनी बड़ी परीक्षा दी या नहीं पता नहीं तो वो समझते कि 1 साल लॉस होने का क्या मतलब होता है। देखिए, बयानबाजी करने की बजाय सरकार को तैयारी करना चाहिए, और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, न कि केंद्र सरकार कर रही है। और जब पूरे देश के अंदर में अगर कोई परीक्षा हो रही है तो आपको तैयारी करना चाहिए कि बेहतर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पास तैयारी नहीं है, वर्तमान के अंदर में और कितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती है इसकी चर्चा करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्र के भविष्य का मुद्दा है कि अगर वो 1 साल पीछे हो जाता है और उस छात्र की जगह खड़े होकर मंत्री जी सोचे कि इतना बड़ा एग्जाम तो उन्होंने दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी ओर जब खड़े होंगे, जब उनको पता लगेगा कि 1 साल की कीमत क्या है। और बेमेतरा से दुखद भरी खबर यह है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया। 2 लोगों की मौत हो गई, एक का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। साजा थाना क्षेत्र के बेल गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सांप ने एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया। 2 लोगों की मौत हुई है, एक का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। साजा थाना क्षेत्र के बेलगांव का ये मामला है। एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा है, 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि एक का इलाज चल रहा है, रायपुर एम्स में इलाज जारी है। साजा थाना क्षेत्र के बेलगांव में सांप काटने का मामला सामने आया है, जहां पर 2 की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रायपुर एम्स में एक का इलाज चल रहा है। साजा थाना के बेलगांव का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू होम आइसोलेशन में चले गए। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी और वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद साहू अगले 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सीएम एहतियात के तौर पर 4 दिनों के होम आइसोलेशन में हैं। इस बात की जानकारी सीएम ने खुद ही दी थी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से, और कोरोना से। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे रतलाम की, जहां पर रतलाम में मौसम की मार से खराब हुए सोयाबीन की फसल पर अब सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में सैकड़ों किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोयाबीन की खराब फसल के साथ कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया भी मौजूद हैं। कोई किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर अपने दूर भग रहा है।
प्रशासन दूर भग रहा, आप किसके भरोसे किसान रहेगा? इस दुख की बात इसकी है। इधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज टीकमगढ़ के खरगापुर पहुंचा, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आपको याद दिला दें कि यहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस की टीम खरगापुर पहुंची थी। भोपाल से खबर, जहां पर हमीदिया के पूर्व डीन को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। कथित पत्रकार समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनाया है। स्टिंग कर मांगी थी 1 करोड़ की राशि। तो हमीदिया के डॉक्टर दीपक मराबी पूर्व डीन को ब्लैकमेल करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक चैनल हेड समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। वीडियो बनाकर डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जा रहा था। और आपको याद दिला दें कि अब ये जो पूरा मामला है बहुत ही संगीन हो चुका है। कथित पत्रकार समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनाया है। स्टिंग कर 1 करोड़ की राशि मांगी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीदिया के डॉक्टर दीपक मराबी पूर्व डीन को ब्लैकमेल करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक चैनल हेड समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया है। 7 को आरोपी बनाया गया है। वीडियो बनाकर डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जा रहा था और क्राइम ब्रांच ने हालांकि इसमें अब केस दर्ज कर लिया है। स्टिंग कर 1 करोड़ की राशि मांगी गई। और खबर रायपुर से, जहां पर रेणु पिल्ले नई स्वास्थ्य सचिव बनी हैं। रेणु पिल्ले ACS स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक रहेंगी लंबी छुट्टी पर। आपको बता दें 2018 से निहारिका बारिक थी प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव। रेणु पिल्ले हैं अब अभी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा। तो रेणु पिल्ले नई स्वास्थ्य सचिव बनी हैं। रेणु पिल्ले ACS स्वास्थ्य बनी हैं। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक लंबी छुट्टी पर रहेंगी। 2018 से निहारिका बारिक प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव थी। बात इंदौर की, जहां लॉकडाउन के दौरान रोक के बावजूद ताजिए निकालने की घटना ने तूल पकड़ लिया। शहर की पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इंदौर शहर में इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस इंदौर में पूर्ण रूप से फेल हुआ है। इस प्रकार की घटना पुलिस प्रशासन का दोष, साथ ही अन्य जिम्मेदार लोगों का भी दोषी हैं। वहीं हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इनायत कुरैशी का कहना है कि राज्य सरकार के नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। जिस प्रकार से बहुसंख्यक हर समय जो भी प्रशासन बोलता है या जो भी सरकार बोलती है उन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके नेताओं पर, उनके मुस्लिम नेताओं पे या धार्मिक गुरु, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस विभाग के जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो, सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। ताजिया निकाल दिए गए, नियमों का उल्लंघन हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? अब ये प्रशासन देखें, प्रशासन जाने। वो कह रहे कि दादा ने गणेश जी रखे थे इसलिए हमने ताजिया निकाल दिए। ठीक है, आपने बता दिया ना आपने। भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हमारा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ये पूरी तरह से लगातार सक्रिय और मुस्तैद हैं। और वो हम सब चाहते हैं हमारे शहर की आवाम और इस प्रदेश की आवाम के सोशल डिस्टेंस फॉलो हो। त्योहार घर में भी बैठ के हो रहे हैं और हो सकते हैं। कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ये तो वबा है, महामारी है, कोरोना वायरस कोविड-19। और बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभात झा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। संपर्क में आए लोग कोरोना टेस्ट कराएं, ये अपील कर रहे हैं प्रभात झा साहब। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभात झा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के कार्य से पिछले 7-8 दिनों से ग्वालियर में था। अस्वस्थता महसूस होने और डॉक्टरों की सलाह पर मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जो लोग इस दौरान मेरे संपर्क में आए हैं, अपना टेस्ट करा लें।
भोपाल के उत्कृष्ट विद्यालय ने नई मिसाल पेश की है और छात्रों की पहल यहां देखने को मिली है। सीएम फंड में फेयरवेल पार्टी की राशि जमा कराई गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने बड़ी पहल की है। सीएम फंड में जमा कराई है फेयरवेल पार्टी की राशि। 51,000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई है। छात्रों ने फेयरवेल के लिए जमा की थी राशि। कोरोना संकट काल के दौरान स्कूली बच्चों ने अब विदाई पार्टी ना मनाने का फैसला लिया है, यानी फेयरवेल पार्टी के लिए जितना खर्चा किया जाना था, यानी जो पैसे स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए थे, अब उन पैसों को जो उत्कृष्ट विद्यालय के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की। यानी फेयरवेल पार्टी के लिए जो पैसे 11th और 12th के स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए थे, यानी 51,000 रुपए की जो राशि है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में इन स्टूडेंट्स ने जमा करा दी है, ताकि वो कोरोना के लिए मददगार साबित हो सके। और एक तरह से ये जो पहल है स्कूली बच्चों की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं कि ये 51,000 की जो राशि है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में इन स्कूली बच्चों ने डाली। उन्हीं से जानेंगे आप लोगों ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो फेयरवेल पार्टी है वो नहीं मनाई जाएगी, यानी जिस तरह से आप स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कूल से विदाई लेते हैं तो एक तरह से माहौल भी अलग रहता है, लेकिन इस बार आप लोगों ने जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का फैसला किया। तो ये किस तरह से आप लोगों ने डिसीजंस लिया था, कैसे पैसे इकट्ठे किए और सारे स्टूडेंट्स सहमत थे क्या इससे? जी, मैं निमेश गुप्ता, स्कूल कैबिनेट का प्रेसिडेंट। एक्चुअली जैसे सभी का फेयरवेल मनता है और बहुत ही अच्छा होता है, हमारा भी मन था कि हमारा भी फेयरवेल बहुत अच्छा हो, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि हम जो भी फेयरवेल का मनी है कलेक्टेड अमाउंट वो हम सीएम केयर फंड में डोनेट करें। फिर हम ये आइडिया लेकर प्रिंसिपल सर के पास गए। सर ने ये प्लान हमारा बहुत ही अप्रिशिएट किया, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ हमारी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन हमें सोशल वर्क भी करना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की मदद बहुत होगी। जी, इससे किसी ना किसी तरह से तो मदद होगी ही होगी। आप बताइए कि किस तरह से इससे जो फंड है इससे मदद होगी जो स्कूली और दूसरे लोग हैं उनके लिए? हमारा ज़्यादा फंड तो नहीं है, हमारा 51,000 ही है, बट हमने सोचा कि हम अपना थोड़ा सा जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना ना सोच के दूसरों का सोचेंगे, तो इसलिए हमने पैसे डोनेट। सर, एक छोटे से जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर बच्चों ने किया, लेकिन वाकई अच्छी पहल है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सामने आए और अब स्कूली बच्चे इस तरह की पहल कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका जो सोच है वो अधिक महत्वपूर्ण है कि अब विद्यार्थी हमारे इस दिशा में सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी जो है ना वो केवल हमारे अपने लिए नहीं, बल्कि हम जो अर्न कर रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, उसमें समाज का भी कुछ भाग होना चाहिए। और इनका जो आइडिया है निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। पूरा विद्यालय परिवार इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता है। तो बिल्कुल ये खुद स्कूली बच्चों की पहल है और भले एक छोटी सी मदद करने की इन लोगों ने कोशिश की है, और ये जो मदद की गई है उन लोगों के लिए है ताकि इस तरह की जो राशि अगर छोटी छोटी भी इकट्ठी होगी तो ज़रूर प्रदेश भर के उन लोगों की मदद हो सकेगी जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर नया रायपुर स्थित इंद्रावती भवन समेत सभी प्रमुख विभागों के संचालनालय भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इंद्रावती भवन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज और एक साथ 54 नए मरीज आने के बाद ये फैसला लिया गया। राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने और 10 दिनों के लिए बंद रखने की भी मांग की। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुमति से किसी को प्रवेश मिलेगा और जिस विभाग में प्रवेश की अनुमति होगी केवल उसी विभाग में ही व्यक्ति जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। बीते 9 दिनों में ही प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिससे पीड़ितों की संख्या बढ़कर 30,000 के पार पहुंच चुकी है। रविवार को 1346 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 30,092 पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी 13,520 हो चुकी है। बात अगर मौत की करें तो कोरोना की वजह से प्रदेश भर में अब तक 269 लोगों ने दम तोड़ा। राजधानी रायपुर का हाल बेहाल हो चुका है। रविवार को यहां रिकॉर्ड 669 नए मरीज मिले, जिससे रायपुर में पीड़ितों की कुल संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुकी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।